हाय बच्चों, शुभोदय। एक बार फिर आपको हमारे सेंट जोसेफ्स पीओ कॉलेज विजयपुर हिंदी विभाग के मैं डॉक्टर सुनील वासुदेव पड़साली मणि स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमने मैथिली शरण गुप्त जी की कुटिया में राजभवन कविता का अध्ययन कर रहे थे। अब तक हमने कवि परिचय के बारे में और उनके द्वारा लिखी गई साकेत महाकाव्य से ली गई कुटिया में राजभवन कविता के पहला, दूसरा और तीसरी पंक्तियों का अध्ययन किए थे। बच्चों, आपको याद रहा होगा कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कुटिया में राजभवन कविता में सीता जी की वनवास के बारे में विवरण की है। इसमें हमने देखा कि सीता माँ अपनी वनवास की समय को अत्यंत अनमोल मानती है, अत्यंत सुमधुर मानती है और अत्यंत सुखदायक मानती है, क्योंकि उनके साथ स्वयं सम्राट प्राणेश के रूप में उनके पतिदेव श्री रामचंद्र है और सचिव के रूप में देवर लक्ष्मण भी है। तो यहाँ पर उनको इतनी सुख सुविधाएं मिल रहे हैं जो राजभवन में मिलता है। तो इसी के बारे में वो पहले, दूसरे और तीसरी पंक्तियों में बताने का प्रयास की थी। तो चलिए बच्चों, आज उनकी चौथी पंक्ति में यानी कि कुटिया में राजभवन कविता भाग का चौथा पंक्ति, जिसमें सीता माँ जी ने अपनी मन की भावनाओं को किस प्रकार व्यक्त करने का प्रयास की है, उसके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। आपके मोबाइल के पर्दे पर आप देख सकते हैं कि कुटिया में राजभवन कविता भाग कवि मैथिली शरण गुप्त जी है और उनका जन्म जो है 1886 से 1964 तक रहा, और आप उनका भावचित्र भी देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अभी आपके मोबाइल के पर्दे पर कुटिया में राजभवन कविता यानी कि राष्ट्र कवि कहलाने वाले मैथिली शरण गुप्त जी की कुटिया में राजभवन कविता का चौथा पंक्ति आपके मोबाइल के पर्दे पर प्रस्तुत है। ध्यान दीजिएगा बच्चे, ताकि मैं आपको पढ़कर समझाने का प्रयास करूंगा। निधि खोले दिखला रही है प्रकृति निज माया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। कहता है कौन की भाग्य टगा है मेरा, वह सुना हुआ भय दूर भगा है मेरा। कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, वन में ही तो गृहस्थ जगह है मेरा। कितनी अद्भुत अपने विचारों को व्यक्त करती है सीता माँ जी ने। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा बच्चों। निधि खोले दिखला रही है प्रकृति निज माया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। कहता है कौन की भाग्य टगा है मेरा, वह सुना हुआ भय दूर भगा है मेरा। कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, वन में ही तो गृहस्थ जगह है मेरा। देखिए बच्चों, पहले की लाइन में सीता माँ कह रही कि निधि खोले दिखला रही है प्रकृति निज माया। प्रकृति माँ ने अपनी गोद में किस तरह के सब चीज़ों को लगा के बैठी हुई है, सब कुछ मुझे दिखा रही है कि उसके अंदर कितनी सारे संपत्तों से भरा हुआ है। निधि का मतलब होता है बच्चों, संपत्त होता है, खजाना होता है। प्रकृति माँ के अंदर कितनी सारे खजानों से भरा हुआ है, कितनी संपत्तों से भरा हुआ है। आप अपने मोबाइल के पर्दे पर देख सकते हैं कि प्रकृति माँ के गोद में सब कुछ समा हुआ है, जैसे कि फूल, फल, सरोवर, पर्वत आदि सब कुछ समा हुआ है। इसीलिए सीता माँ कह रही है कि मुझे यहाँ पे आने के बाद ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं जिसको मैं कभी भी राजभवन में नहीं देखा करती थी। इसीलिए क्या है, इस वन में आकर, इस कुटिया में आकर मुझे आज प्रकृति माता की निज स्वरूप को मुझे पहचानने को मिला, निज स्वरूप को देखने को मुझे मिला। इसलिए मैं अपने जीवन को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कहकर अपने आप की मन की भावनाओं को व्यक्त करती है। इसलिए वो कहती है कि निधि खोले दिखला रही है प्रकृति निज माया।
यहाँ पे हर तरह के मुझे संपत्तियों को देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार किसी तरह का संपत्ति ये राजभवन में नहीं मिलता है, वैसा संपत्ति मैंने वन में आकर देखा है, कहकर बोलती है। और उसके बाद बोलती है, ये मेरी कुटिया जो है ये सिर्फ कुटिया नहीं है, ये कुटिया किसी राजमहल से कम नहीं है। ये आपको लग रहा होगा कि मैं एक कुटिया में रहती हूँ, नहीं, मैं एक कुटिया में नहीं रहती हूँ। मुझे सिर्फ कुटिया का महसूस नहीं होता है, ये सिर्फ देखने के लिए कुटिया है, लेकिन एक कुटिया किसी राजमहल से कम नहीं है। जिस प्रकार बड़े बड़े राजमहल होते हैं, तरह तरह का सुख सुविधाएं होते हैं, वो सब तरह के सुख सुविधा मैं इस कुटिया में ही हासिल कर रही हूँ। उस कुटिया में ही, इस कुटिया में ही मुझे हर तरह के सुख सुविधाएं मिल रही है, कहकर अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त करते आगे कहना चाहती है कि कौन कहता है कौन की भाग्य टगा है मेरा, कौन कहता है कि भाग्य टगा है मेरा। जैसे कि सीता ने राम और लक्ष्मण के साथ वनवास जाने का फैसला की, उस समय पर उस राज्य के, उस राजमहल के रहने वाले सब लोग बताने लगे थे, कहने लगे थे कि सीता जी पागल है, राजभवन में रहकर सब तरह के सुख सुविधा हासिल करना चाहिए था, वो बेचारी उनके साथ जा रही है, उसका भाग्य ही ठगा हुआ है, उसका भाग्य ही बर्बाद है, उसके नसीब में ऐसा ही लिखा हुआ है, उसको सुख सुविधा ही नहीं मिलेंगे। जंगल में जाने के बाद उसे जंगली जानवर खा जाएंगे। इस तरह तरह के बात उनको सुनने को मिला था। तरह तरह के लोग उसको गालियां देने लगे थे। इसलिए वो कहती है कि कहता है कौन की भाग्य ठगा है मेरा, कौन कहता है, कोई कहने वाले हो, कौन कहता है कि भाग्य ठगा है मेरा। इसलिए वो आगे कहती है कि वह सुना हुआ भय दूर भगा है मेरा। जो सुनी थी मैंने, जो सुना था मैंने, तरह तरह की बातों को सुना था कि जानवर, जंगली जानवर खा जाएंगे मुझे वन में। इस 14 साल के बाद मैं वापस नहीं आ पाऊंगी, उनका जीवन वहीं पर समाप्त होगा। तरह तरह की जो बातें सुनी थी, वो भय जो है, वो सुना हुआ भय जो है अभी दूर भगा है, क्योंकि मेरे साथ स्वयं सम्राट प्राणेश है और सचिव के रूप में लक्ष्मण जी है। आगे श्री रामचंद्र, पीछे लक्ष्मण और उनके बीच में मैं रहती हूँ। और किसी तरह का संकट, किसी तरह का समस्या, किसी तरह का दुख आने जैसे मुझे नहीं देखते हैं। इसलिए क्या है, वो सुना हुआ भय अब मेरे मन से बिल्कुल दूर भाग गया है। किसी तरह की भय मेरे मन में अभी नहीं रही है। मैं यहाँ पर अनेक तरह की सुख सुविधाओं को हासिल कर रही हूँ। इसलिए वन ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, वन ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वन में आने के बाद मैं अपनी आप को पहचान पाई हूँ, कहकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। और उसके बाद वो कहने लगती है कि कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा। और इस वन में आने के बाद मुझे तरह तरह के बातों को सुनने के बाद, यहाँ पे प्रकृति माता की संपत्ति को देखने के बाद मुझे अपने आप में एक जागृति हुई है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मुझसे भी कुछ काम बन सकता है, मैं किसी पर भी निर्भर नहीं हो सकती हूँ, मैं अपना काम स्वयं कर सकती हूँ, अपना कार्य स्वयं कर सकती हूँ, कहकर वो कहने लगती है। इसीलिए हर काम में मेरा हाथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ है। जो भी समस्या हो उसको हल करने की क्षमता, हल करने की, विचार करने की क्षमता जो है मुझ में मिलता है। राम लक्ष्मण मेरे साथ अनेक समयों में संपर्क करके मेरी सलाह लेते हैं कि अब आगे हमें क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है। तरह तरह की बातों का विनिमय मुझसे होता है। इसलिए क्या है, अब मुझे कुछ करने की हाथ आगे बढ़ा है मेरा, कहकर अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करती है। और अंत में वो कहना चाहती है कि वन में ही तो गृहस्थ जगह है मेरा,
जिस प्रकार हर एक का व्यक्ति का जो औरत का गृहस्थ जो है उनके घर जाने के बाद, ससुराल जाने के बाद उनका गृहस्थ जीवन चलता है, लेकिन मेरा गृहस्थ जो है मेरे पतिदेव के साथ वन में आने के बाद मेरा गृहस्थ जीवन चला है, मेरा संसार चला है। वो भी कैसा, सुख दुख के साथ, यानी कि इतनी सुख सुविधाओं के साथ मेरा जीवन चला है। मैं हर समय पर अपना पति के साथ हूँ, ये कहकर वो अपने आप को एक अच्छे गृहस्थी का उदाहरण देती है। आप देख सकते हैं कि सीता माँ जी जो है वन में ही अपने गृहस्थ के बारे में बात करती है। यहाँ पे आने के बाद वो पूरी तरह से अपनी पूरी जीवन को वन में ही अपना गृहस्थ जीवन जगा रहने का प्रयास करती है। गृहस्थ का जीवन उसका वन में ही जगा है। इस प्रकार वो अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त करती है। देखिए बच्चों, कितनी सुंदर से उसने अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त की है। निधि खोले दिखला रही है प्रकृति निज माया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। कहता है कौन की भाग्य टगा है मेरा, वह सुना हुआ भय दूर भगा है मेरा। कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, वन में ही तो गृहस्थ जगह है मेरा। देखिए कितनी सुंदर अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है सीता माँ जी ने। बिल्कुल वो अभय नहीं है, बिल्कुल डरी हुई जैसी नहीं लगती है, बिल्कुल उसमें एक आत्मविश्वास जाग गया है कि वो अपने आप में एक सफल नारी के रूप में देखना चाहती है और समाज को दिखना चाहती है, दिखलाना चाहती है कि वे एक बलिष्ठ नारी है। हर समस्याओं के मोड़ में अपने पति के साथ देने के लिए वो तैयार होती है। भारत की नारी की संस्कृति ऐसी होती है, उसका प्रतीक के रूप में सीता माँ जी जो है वनवास में आने के बाद अपनी भावना को इस प्रकार व्यक्त की है। तो बच्चों, यहाँ तक हमने देखा कि सीता माँ इस पंक्ति में अपने मन की भावना को इस प्रकार व्यक्त करती है कि जैसे वो वन में आने के बाद प्रकृति माता ने पूरी तरह से अपना संपत्ति को खोल के दिखा रही है कि तुम यहाँ पर निश्चिंत होकर रह सकती हो, मुझ में बहुत कुछ समा हुआ है, उसी प्रकार तुम भी एक हो, तुम्हें यहाँ पर किसी प्रकार का नष्ट नहीं होगा, किसी प्रकार का हानि नहीं होगा कहकर निधि जो है पूरी तरह से खोल के प्रकृति माँ अपनी गोद में समा हुई है। और उसके बाद ये कुटिया जो है, इस वन में मेरी कुटिया जो है वो कुटिया नहीं है, वो एक राजमहल है कहने लगती है। और उस समय पर आते वक्त कुछ लोगों ने कहा था कि तुम्हारा भाग्य टगा है, कैसी विचार कर रही हो, तुम राम के साथ वनवास जाने के लिए तैयार हो, सिर्फ राम जी को वनवास दिया गया है, तुम्हें नहीं, तुम क्यों जाती हो कहकर बहुत सारे लोगों ने बातचीत की थी। लेकिन वो सब कुछ सुना हुआ भय आज मुझसे बहुत दूर भाग गया है। मेरे मन में अभी किसी तरह की भय नहीं है और किसी प्रकार की डर नहीं है। मैं अपने पतिदेव के साथ आराम से सुख सुविधाओं के साथ वन में विहार कर रही हूँ, वनवास को भोग रही हूँ कहकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। और उसके बाद कहने लगती है कि इस वन में ही प्रकृति माँ को देखकर, यहाँ के लोगों को देखकर, यहाँ की प्रकृति को देखकर, यहाँ की जानवरों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मुझ में भी कुछ करने की क्षमता आ रही है, मुझ में भी कुछ करने की शक्ति आ रही है, इसलिए मैं भी कुछ करने के लिए मेरा हाथ आगे बढ़ा रही हूँ कहकर बोलती है। और उसी प्रकार कहती है कि जिस प्रकार हर एक नारी का गृहस्थ शुरू होता है, वैसे ही मेरा गृहस्थ जो है मेरे पतिदेव के साथ इस वन में शुरू हो रहा है, इसलिए मैं अपने आप को बड़ी भाग्यशाली समझती हूँ कहकर अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त करती है। तो देखो बच्चों, किस प्रकार एक भारतीय नारी होती है, भारतीय स्त्री होती है, किसी समय पर अपने पति को छोड़कर नहीं देती है। कितना भी उसे संकष्ट क्यों ना हो, कितना भी उसे दुख क्यों ना हो, कितना भी उसे समस्याओं से क्यों ना भरे हो, फिर भी वो अपने पति को छोड़कर नहीं देती, अपने पति के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहती है। उसी प्रकार सीता माँ जी ने यहाँ पर किसी प्रकार का दोष अपने पति श्री रामचंद्र पर नहीं लगा रही है। वो इतना सुख सुविधा, यानी कि राजमहल में छोटी से लेकर बड़ी होने तक हर प्रकार के सुख सुविधा, हर प्रकार के चीज़ों पर, दूसरों पर निर्भर रहने वाली सीता जो है आज वन में आकर एक सामान्य स्त्री की तरह अपना जीवन बिता रही है। यही बताने का प्रयास इस पंक्ति में सीता माँ जी ने
अपना विचार व्यक्त की है। तो चलिए बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि ये कुटिया में राजभवन यानी कि मैथिली शरण गुप्त जी की कुटिया में राजभवन चौथा पंक्ति आपको समझ में आया होगा। मैं ये भी आशा करता हूँ कि आज का ये क्लास जो है, कक्षा जो है, आपके लिए सार्थक रहा है। और इसी के साथ कल के कक्षा में उनकी अंतिम पंक्ति, पांचवी पंक्ति के साथ फिर मिलेंगे। आज का दिन आपका शुभ हो। कल के कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। आज का दिन आपका शुभ हो।